आज हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत में बताया गया है कि परमाणु की प्रकृति क्या है, परमाणु कैसे अभिक्रियाओं में अपना भाग लेते हैं, उनका दोष क्या है, उनकी सीमाएं क्या है और बहुत विभिन्न प्रकार के आयाम हैं जो आपको डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ने से प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि डाल्टन ने क्या कहा था परमाणु सिद्धांत के बारे में। डाल्टन ने कहा था कि द्रव्य जो है वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। द्रव्य मतलब जो हमारा स्टेट है, जिसके 3 प्रकार होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो हमारा एक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है, जिनको आप परमाणु कहते हैं। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि किसी तत्व विशेष के सभी परमाणु एक प्रकार के होते हैं, अर्थात उनका आकार, परिमाण और रासायनिक गुण एक समान होता है। मतलब इनका कहने का मतलब ये था कि अगर कोई भी आपका तत्व है, जैसे सोडियम है, तो सोडियम आपका कहीं भी रहेगा, उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही प्रोटॉन होंगे, उतने ही न्यूट्रॉन होंगे। ये नहीं कि सोडियम आपका धरती पे अगर उसका बोल रहे हैं कि 11 है तो वो आकाश रह के उसका 12 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर उस पर परमाणु क्रमांक 11 है तो वो 11 हर जगह रहेगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमेशा उसमें बराबर रहेंगे, उसका आकार, उसका परिमाण और उसके रासायनिक गुण सब हर समय बराबर रहेंगे। तीसरा, इन्होंने बताया कि एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न होते हैं। मतलब अगर सोडियम है और आपका क्लोरीन है मान लीजिए, तो दोनों की रासायनिक संरचना में बहुत अंतर होगा, दोनों का परमाणु क्रमांक अलग होगा, दोनों की रासायनिक प्रकृति अलग होगी, दोनों का क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन अलग होगा, प्रोटॉन अलग होगा, न्यूट्रॉन अलग होगा। तो दो तत्व आपस में हमेशा एक दूसरे से भिन्न होते हैं। चौथा, इन्होंने बताया कि परमाणु हमारा अविभाज्य होता है, अर्थात उन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु हमारा बहुत सूक्ष्मतम कण है जिन्हें हम विभाजित नहीं कर सकते। फिर उन्होंने बताया कि परमाणु अविनाशी होते हैं, अर्थात न तो उनको बनाया जा सकता है और न ही उनको नष्ट किया जा सकता है। फिर उन्होंने बताया कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया की इकाई होती है, अर्थात वे सूक्ष्मतम कण हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे आपका सोडियम है तो ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, ये बहुत सूक्ष्मतम कण है। कहने का मतलब ये है कि परमाणु सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। फिर उन्होंने बताया कि विभिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से निश्चित पूर्णांक अनुपात में संयोग करके यौगिक परमाणु बनाते हैं। मतलब कहने का है कि जब एक निश्चित अनुपात आपस में मिलेगा तत्वों का, तभी जाके आपका यौगिक बनेगा, क्योंकि यौगिक का परिभाषा ये कहता है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाए तो हमारा यौगिक बनके तैयार होता है। तो डाल्टन ने ये परमाणु के बारे में पूरा विस्तार से बताया। अब डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं क्या हैं। डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत की जो सीमाएं हैं, उन्होंने बताया कि ये नियम जो है यह स्पष्ट नहीं किया है कि क्यों और कैसे परमाणु संयोग करके अणु बनते। मतलब अभी तक इन्होंने ये नहीं बताया था अपने नियम में कि 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलेंगे तो कैसे अणु बनाएंगे। इन्होंने अपने सिद्धांत में इसकी व्याख्या नहीं, इन्होंने बस दे तो दिया कि हाँ परमाणु आपस में मिलकर बनाते हैं, लेकिन उन्होंने इसकी व्याख्या नहीं की, इसको इन्होंने प्रैक्टिकल रूप में नहीं दिखा पाई है। फिर उन्होंने बताया कि किसी अणु में परमाणुओं को परस्पर बांधने वाले बल की प्रकृति की व्याख्या करने में भी ये असमर्थ हुए। मतलब इन्होंने, जैसे कि इन्होंने बताया कि जब परमाणु मिलते हैं तो अणु का निर्माण करते हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर कौन सा ऐसा फोर्स है जो उन दोनों परमाणुओं को बांधे रहेगा। यानी इस जगह डाल्टन अपने इस पूरे व्याख्या में फेल हुए। फिर उन्होंने बताया कि परमाणु स्वतंत्र, इन्होंने ये भी नहीं बताया कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रह सकते हैं और अणु मुक्त अवस्था में क्यों रह सकता है। जैसे परमाणु हमारा है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, लेकिन क्यों नहीं रह सकता है इसकी उन्होंने व्याख्या नहीं की। और अणु मुक्त अवस्था में रह सकता है इसकी व्याख्या भी उन्होंने नहीं की। इन्होंने बस एक नियम दे दिया कि हाँ 2 परमाणु को मिलाएंगे तो अणु बनेगा, परमाणु आपका फ्री स्टेट में नहीं रह सकता है और अणु आपका जो है वो फ्री स्टेट में नहीं रह सकता है। तो इन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न है कि 2 आइटम एक दूसरे को बांधे रहते हैं, किस बल के कारण बांधे रहते हैं, आखिर रिजल्ट क्या होता है। तो इन सब जगह पे डाल्टन अपने ही
सिद्धांत की व्याख्या करने में वो असफल हुए। अब जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है उसकी वर्तमान स्थिति में मतलब क्या उपयोगिता है, मतलब वो उनका जो सिद्धांत है वो आज के ज़माने में किस तरह के वैज्ञानिकों ने उस सिद्धांत पे प्रयोग किया और उसी से नए रिजल्ट लेकर आए। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे टॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। तो इन्हीं तीनों वैज्ञानिक ने मिलकर इन्हीं के नियम को एक तरह से मतलब आप कह सकते हैं कि कसौटी पे जांचा कि आखिर क्या क्या रिजल्ट निकलता है। डाल्टन ने अपनी डिफिनीशन दिया है परमाणु के बारे में। तो इन लोगों ने कहा कि परमाणु द्रव्य का सूक्ष्मतम कण है जो मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता। एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, अभी भी उससे छोटे पार्टिकल उसमें तक चूंकि खोजे नहीं गए थे, लेकिन आज भी परमाणु से भी छोटा पार्टिकल हमारे ब्रह्मांड में है। परमाणु द्रव्य का सूक्ष्मतम कण है जो मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता। फिर उन्हें बताया कि यह आवश्यक नहीं है कि किसी तत्व विशेष के सभी परमाणु समान प्रकार के एक ही तत्व के परमाणु के सापेक्ष द्रव्यमान आपका समान हो। मतलब जरूरी नहीं है कि अगर आपका एक कंपाउंड बन के तैयार हो रहा है तो दोनों की प्रॉपर्टी एक हो। जरूरी नहीं कि हमारे जैसा हाइड्रोजन जैसा उसकी प्रकृति हो उसी तरह क्लोरीन की भी प्रकृति हो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि डाल्टन ने ये बताया था कि जब दो या दो से परमाणुओं को अगर आप मिलाते हैं, आप अणु बनाते हैं, तो दोनों की जो प्रकृति है वो समान होगी। तो यहाँ पे उनका ये नियम गलत साबित हो गया। फिर इन्होंने जो बताया था कि समस्थानिक क्या होता है कि एक ही तत्व का परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है, तो उन तत्वों को समस्थानिक कहते हैं। जैसे हमारा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का होता है 1H1, लेकिन इसके दो समान इसी के दो और एटम खोजे गए 1S2, 1S3। 1H1 को कहा गया प्रोटियम, 1S2 को कहा गया ड्यूट्रियम और 1S3 को कहा गया ट्राइटियम। यानी ये सब हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु भार भिन्न होता है। और फिर इन्होंने बताया, डाल्टन ने बताया था कि अगर आपका कोई तत्व है तो उसका जो भी परमाणु क्रमांक होगा, परमाणु भार होगा, वैसा किसी और तत्व का नहीं हो सकता। लेकिन उनका सिद्धांत यहाँ पर भी गलत साबित हुआ, क्योंकि समस्थानिक में ही आप देखिए तो 1S1, 1S2, 1S3 तीनों के परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु भार अलग अलग है। उसी तरह आपका समभारिक है। समभारिक का मतलब होता है, नाम से ही स्पष्ट है, सम माने समान, भारिक माने भार के, यानी जिन तत्वों का परमाणु भार समान होता है लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, उनको आप कहते हैं समभारिक। अब आपका एक टर्म आता है नॉन स्टाइसियोमेट्रिक। नॉन स्टाइसियोमेट्रिक क्या होता है कि जब विभिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर निश्चित पूर्णांक में संयोग करते हैं और अणु बनाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से यौगिक हैं जिनमें परमाणु निश्चित पूर्ण अनुपात में नहीं होते। मतलब जो डाल्टन ने कहा था कि जब दो आपका एटम रिएक्शन करेगा दोनों आपके एक पूर्ण गुणज में होना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है। बाद में जब बहुत सारे रिएक्शन सामने आए, जब प्रयोगशाला विधि से किसी चीज़ों को तैयार किया गया, तो उसमें देखा गया कि जो हमारे ऐसे कंपाउंड मिलके तैयार हुए कि जिनके परमाणु निश्चित पूर्ण अनुपात में नहीं थे, तो इनको कहा गया नॉन स्टाइसियोमेट्रिक। और इन अणुओं में परमाणु विभिन्न बलों के द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं। मतलब इनमें आपका जो है वो परमाणु एक दूसरे से बंधा रहेगा। अब आपका आता है एवोगाड्रो परिकल्पना। एवोगाड्रो ने भी एक थीसिस दिया था जिसको एवोगाड्रो परिकल्पना कहते हैं। तो एवोगाड्रो ने बताया था कि समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यानी जब आपका रिएक्शन हो रहा है H2+Cl2, अब क्या बन रहा है 2HCl, तो समान ताप व समान दाब पर गैसों के समान आयतन में, यानी आपका टेम्परेचर भी समान होगा, आपका प्रेशर भी समान होगा और आपका वॉल्यूम भी समान होगा। तो जो आपका प्रोडक्ट बन के तैयार होगा उनके में अणुओं की संख्या जो होगी वो समान होगी। देखिए कैसे, हाइड्रोजन आपका एक वॉल्यूम है, क्लोरीन भी आपका एक वॉल्यूम है और ये दोनों आपस में 2HCl बना रहे हैं, यानी एक वॉल्यूम और एक वॉल्यूम मिलकर 2 वॉल्यूम का निर्माण कर रहे हैं। तो एवोगाड्रो ने यही कहा था कि समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। अब बात आती है कि
एटम पे ही एक डाल्टन ने कहा था कि जो परमाणु है हमारा वो नश्वर है। परमाणु के द्रव्यमान को आइंस्टीन के समीकरण के अनुसार, जो E बराबर mc² है, उसी के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। और ये नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के द्वारा ही संभव है। यानी नाभिकीय विखंडन का मतलब होता है कि जब आपके किसी भी तत्व पे न्यूट्रॉनों की बम्बार्डमेंट में बमबारी की जाती है तो वो अपने कई कई तत्वों में टूटता है। डाल्टन का ये पूरा आपका एक विस्तृत परिकल्पना जो उन्होंने दिया था और उसकी लिमिटेशन थी। अब नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे।